में बात करेंगे वे शाहजहां हैं। शाहजहां मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में अपनी छाप छोड़ते रहे हैं और उनके काल में चहुं ओर से प्रगति हुई, इसीलिए उनका काल मुगल काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ। इनके बचपन का नाम खुर्रम था और ये फारसी भाषा और साहित्य में विशेष रुचि रखते थे। युद्ध कला, सैन्य संचालन में खुर्रम ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और इनके भाई खुसरो के विद्रोह के अवसर पर इन्हें राजधानी की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। उस समय से इन्हें 8000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया गया। खुसरो के विद्रोह के बाद से खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए, को गद्दी का उत्तराधिकारी समझा जाने लगा था। इनका विवाह 20 वर्ष की अवस्था में 1612 में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो से हुआ था, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई। ये नूरजहां गुट के सदस्य रहे और नूरजहां के इस गुट ने 10 वर्ष तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। मेवाड़, कांगड़ा और दक्षिण के अभियानों में खुर्रम ने शानदार सफलताएं हासिल करी थी। इन्हें अपनी योग्यता की वजह से भावी सम्राट समझा जाने लगा। नूरजहां ने अपनी पुत्री का विवाह शहरयार के साथ, जो कि शाहजहां के छोटे भाई थे, के साथ किया और उसके बाद से नूरजहां शाहजहां का पक्ष छोड़ शहरयार के पक्ष में खड़ी हो गई और इन सभी परिस्थितियों से विवश होकर खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध में विद्रोह किया, किंतु असफल हुआ और 1626 में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। इस समय शाहजहां दक्षिण में थे और नूरजहां ने अपने दामाद को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया, किंतु शाहजहां के ससुर, जो कि नूरजहां के भाई भी थे, आसफ खान ने इस योजना को विफल कर दिया। शाहजहां के निर्देश पर दावर बख्श, शहरयार और दानियाल के पुत्रों की हत्या कर दी गई। खुसरो की हत्या शाहजहां पहले ही करवा चुका था और फिर आसफ खान ने लाहौर में शाहजहां को सम्राट घोषित किया तथा उसके नाम का खुतबा पढ़वाया। शाहजहां आगरा पहुंचा या 4 फरवरी 1628 को उसने विधिवत उसका राज्याभिषेक हुआ। इसके काल की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम बात करें तो हम देखते हैं कि 2 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। एक बुंदेलखंड का विद्रोह था, जो कि 1628 से 1635 ईस्वी के मध्य रहा। वीर सिंह, जो कि बुंदेलखंड का शासक जहांगीर के काल में था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जुहार सिंह उत्तराधिकारी बना और जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो जुहार सिंह अपने बेटे विक्रमाजीत को शासन प्रबंध सौंपकर स्वयं आगरा आ गया। उसके अनुपस्थिति में उसके पुत्र ने यानी विक्रमाजीत ने प्रजा पर कठोरता से धन एकत्रित किया और इसके विरुद्ध में शाहजहां ने जांच का आदेश दिया। इससे भयभीत होकर जुहार सिंह मुगल दरबार छोड़ पुनः बुंदेलखंड को लौट आया और फिर एक स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगा। ये उसका एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। शाहजहां ने 1628 में महाबत खां के नेतृत्व में उसके विरुद्ध में एक सेना भेजी और शाहजहां को काल का ये पहला अभियान था। जुहार सिंह ने आत्मसमर्पण किया 1629 में और फिर उसने सम्राट को कुछ भेज दी। सम्राट ने उसे माफ किया और दक्षिण भारत की तरफ उसे भेज दिया, किंतु हम देखते हैं कि 1635 में उसने पुनः जुहार सिंह ने विद्रोह किया और गोंडावन पर आक्रमण कर दिया, वहां की राजधानी को जीत लिया। अब
शाहजहां ने औरंगजेब के नेतृत्व में एक सेना भेजी। जुहार सिंह और उसके पुत्र विक्रमाजीत दोनों को ही परास्त करके उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1635 में ये जो विद्रोह था वो समाप्त हुआ। एक अन्य विद्रोह खानजहां लोदी का था, जो कि 1628 से 1631 के बीच में रहा। खानजहां एक योग्य और सम्मानित अफगान सरदार था, किंतु वह हिंदुओं से घृणा करता था। उसे दक्षिण के अंदर शहजादा परवेज का सलाहकार बनाकर भेजा गया था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसने शहरयार का समर्थन किया था, और जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो फिर उसने शाहजहां से क्षमा याचना करी। शाहजहां ने उसे आगरा बुला लिया और उसे अपना समर्थन देने की बात कही, किंतु वो आगरा में ज्यादा दिन नहीं रुका और अपने 1200 अफगान समर्थकों को लेकर दक्षिण की ओर भाग गया। एक विद्रोही के रूप में चूंकि वो दक्षिण की ओर गया था, तो शाही सेना ने उसका पीछा किया। अनेक स्थान पर शाही सेना का लोदी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें वो पराजित हुआ। फिर वो दक्षिण से उत्तर की ओर आ गया। मालवा पर उसने आक्रमण किया। अंत में 1631 में उत्तर प्रदेश में उसको पकड़ लिया गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। शाहजहां के काल में पुर्तगालियों ने भी अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी। पूर्वी बंगाल में बहुत से पुर्तगाली रह रहे थे और नमक व्यापार पर इनका एक अधिकार था। धीरे धीरे ये भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाने लगे और समय समय पर ये शाही भूमि और बाजारों में लूटमार करने लगे थे। साथ ही इन्होंने मुगलों के विरुद्ध में अराकान के राजा को सहायता करी थी। तो इनकी जो धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियां थी, उनकी वजह से शहजादे शाहजहां ने 1632 में उनको समाप्त करने के आदेश दिए। पुर्तगालियों और मुगलों के बीच 3.5 महीने तक युद्ध रहा और अंत में शाही सेना ने पुर्तगालियों को पूरी तरीके से परास्त किया। हजारों पुर्तगाली मारे गए और सैकड़ों को बंदी बना लिया गया। एक अन्य संघर्ष शाहजहां के काल में सिखों के साथ हुआ। अमृतसर के निकट शाहजहां शिकार करने गया हुआ था और उसका एक प्रिय बाज उड़कर हरगोविंद सिंह के खेमे में चला गया। सिखों ने उस बाज को पकड़ लिया और लौटाने से इनकार कर दिया। इससे मुगल सैनिकों के बीच में और सिखों के बीच में कई बार संघर्ष हुआ, किंतु मुगल सैनिक असफल रहे। इस समय गुरु हरगोविंद ने व्यास नदी के तट पर श्री गोविंदपुर नामक एक नगर बसाना भी शुरू कर दिया था और इस नवीन नगर का निर्माण जो था वो मुगलों के लिए हितकर नहीं था, इसलिए इसका मुगलों द्वारा विरोध किया गया और हरगोविंद के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू की गई। एक शक्तिशाली मुगल सेना गुरु के विरुद्ध भेजी गई, परंतु गुरु ने उसे 1631 में परास्त कर दिया। तब दोबारा एक बड़ी सेना भेजी गई। गुरु अमृतसर से भागकर कश्मीर पहुंचे और वहीं 1645 में उनकी मृत्यु हुई। तो हम देखते हैं कि सिखों के साथ भी शाहजहां का संघर्ष हुआ था। 1630 में शाहजहां के काल में दक्षिण भारत पे गुजरात और खाना देश के प्रांतों में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे हजारों मनुष्यों की मृत्यु हो गई थी। इससे अनेक ग्राम नष्ट हो गए थे। डॉक्टर वी ए स्मिथ का तो यह मानना है कि सरकार ने यानी शासक ने जनता के दुख दूर करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, किंतु अब्दुल हमीद ये मानते हैं कि सम्राट ने कर निर्धारण में लगभग 70 लाख रुपए की छूट दी थी तथा गरीब और निराश्रयों को बहरानपुर, अहमदाबाद व सूरत के अंदर सहायता की गई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1640 में जो अकाल पड़ा था, उस अकाल के दौरान जो गतिविधियां रही उसमें इतिहासकार एकमत नहीं। 1631 में एक और महत्वपूर्ण घटना जिसने शाहजहां को परेशान किया, वो मुमताज महल की मृत्यु थी।
अर्जुमंद बानो जो कि मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी और जो नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी, उसका विवाह शाहजहां के साथ 1612 में हुआ था। वे अत्यंत सुंदरी थी और उन्हें मलिकाए जामा की उपाधि मिली हुई थी। शाहजहां उनके प्रति अगाध प्रेम रखते थे। 7 जून 1631 को उनकी असामयिक मृत्यु से शाहजहां को गहरा आघात पहुंचा। कुछ समय के लिए वे संज्ञा शून्य हो गए और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज भी विश्व में एक तरीके से प्रेम का संदेश दे रहा है। शाहजहां की दक्षिण नीति की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि दक्षिण के 3 महत्वपूर्ण राज्यों से शाहजहां का संपर्क रहा। पहला तो अहमदनगर को हम डिस्कस करेंगे। शाहजहां के सम्राट होने से पूर्व अहमदनगर के सुल्तान मलिक अंबर को शाहजहां गद्दी पर बैठने से पहले ही कई बार पराजित कर चुके थे, किंतु अहमदनगर अभी भी मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बना। वो समय समय पर अपने आप को पुनः स्वतंत्र कर रहा था। तो सिंहासन पर बैठते ही शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। इस समय अहमदनगर का सुल्तान हुसैन शाह था और हुसैन शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया गया। अब अहमदनगर का राज्य मुगल साम्राज्य का अंग बन गया था। यद्यपि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले तथा उनके साथियों ने काफी समय तक मुगलों के विरुद्ध निजाम शाही राजवंश की खोई हुई राजसत्ता को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। दूसरा क्षेत्र गोलकुंडा था। गोलकुंडा का शासक शिया था और उसने मुगल बादशाह के आधिपत्य को अस्वीकार कर देना बंद कर दिया था। शाहजहां ने गोलकुंडा के सुल्तान पर दबाव डाला। फलतः 1636 में दोनों में एक संधि हुई। संधि की सभी शर्तें सुल्तान ने मान ली। गोलकुंडा ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने कर पुनः देना बंद कर दिया। अतः एक बार पुनः मुगल सम्राट और गोलकुंडा के बीच में संघर्ष आरंभ हुआ। शाहजहां ने औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और 1656 में शाहजहां की अनुमति प्राप्त कर उसने एक विशाल सेना के साथ गोलकुंडा में प्रवेश किया। पराजित सुल्तान ने क्षमा याचना करी और औरंगजेब ने अपनी पुत्री की शादी गोलकुंडा के सुल्तान ने औरंगजेब से औरंगजेब के पुत्र से अपनी पुत्री की शादी करी और मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। बीजापुर एक अन्य प्रांत था और 1656 में शाहजहां दौलताबाद गया। उस समय बीजापुर की स्थिति बहुत निर्मल थी। अतः शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण कर उसे संधि करने के लिए बाध्य किया। 1636 ईस्वी में संधि हुई और बीजापुर पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। 20 वर्षों तक तो इस संधि के बाद बीजापुर में शांति रही, परंतु 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अली आदिल शाह बीजापुर की गद्दी पर बैठा और उसकी गद्दी पर बैठते ही दरबार में दलबंदियां शुरू हो गई, जिसका फायदा औरंगजेब ने उठाया। मुगल सम्राट से आज्ञा प्राप्त कर मीर जुमला की सहायता से बीजापुर पर आक्रमण किया और लंबे समय के संघर्ष के पश्चात दोनों में संधि हो गई और इस संधि के अनुसार बीजापुर के सुल्तान ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली और मुगलों को 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध जुर्माना दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि दक्षिण के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शाहजहां ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। शाहजहां की मध्य एशियाई नीति की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि यह भी अपने पूर्वजों की जैसे मध्य एशिया को जीतने का उत्सुक था और इसने 1645 में बल्ख और बदखां शाह को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला।
1646 में मुराद, शहजादा मुराद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना मध्य एशिया पर आक्रमण के लिए भेजी गई। मुगलों ने गौर पर, कुंदुज पर, बदखां पर, बल्ख पर अधिकार कर लिया, किंतु यह सफलता अस्थायी सिद्ध हुई। मुराद जब वापस लौट कर आया तो पुनः ये सब स्वतंत्र हो गए। अब औरंगजेब को उसकी जगह बल्ख भेजा गया। औरंगजेब ने वहां अब्दुल अजीज की उज़्बेक सेना के साथ भयंकर युद्ध किया, जिसमें अब्दुल अजीज की हार हुई। मुगलों को भी हानि उठानी पड़ी और औरंगजेब 1647 में भारत लौट आया। तो हम देखते हैं कि उसके लौटने के बाद मध्य एशिया पुनः मुगलों के हाथों से चला गया। कंधार के ऊपर आक्रमण किया गया था। कंधार से मुगल और फारस के शासकों के बीच संघर्ष बना हुआ था कंधार को लेकर। जहांगीर के काल में कंधार पर फारस ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और 1628 में अलीमर्दीन खान ने स्वेच्छा से ये किला, फारस का किला जो था, वो मुगलों को सौंप दिया। मध्य एशिया में मुगलों की असफलता के बाद फारस ने कंधार पर पुनः आक्रमण कर दिया और इससे पहले कि कोई सहायता किले तक पहुंच पाती, उसने किले पर अधिकार कर लिया। 1649 में औरंगजेब कंधार पहुंचा, उसे जीतने में सफल रहा। 1652 में औरंगजेब ने चूंकि 1649 में वो सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था, तो पुनः वो 1652 में कंधार गया। अब भी वो असफल रहा और फिर 1653 में दारा शिकोह ने कंधार को जीतने का प्रयत्न किया, किंतु वो फिर असफल रहा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंधार पर भी शाहजहां अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल नहीं रहा। मुगल सिंहासन के लिए शाहजहां के पुत्रों में जो युद्ध हुआ वो मुगल इतिहास में उत्तराधिकार के युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये युद्ध बादशाह के जीवित रहते हुए ही लड़ा गया था। संभवतः ये प्रतिभावान प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ और हानि देने वाला युद्ध था। 6 सितंबर 1657 को सम्राट शाहजहां जब गंभीर रूप से बीमार हो गया तो उसके पुत्रों ने, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद ने और उसकी पुत्रियों ने, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा ने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। चारों भाइयों को किसी न किसी बहन के द्वारा समर्थन दिया गया था। तो हम देखते हैं कि शाहजहां की मृत्यु से पहले ही उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया था। हालांकि शाहजहां ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और 5 सितंबर 1657 को मुराद ने अहमदाबाद में अपने आप को बादशाह घोषित किया। इसी प्रकार शहजादा शुजा ने भी स्वयं को बंगाल में बादशाह घोषित कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने बड़ी सतर्कता से काम किया। उसने मुराद और शुजा को अपनी ओर मिलाने की चेष्टा करी और ये कहा कि दोनों भाई यदि उसका समर्थन दे तो वो दारा को पराजित करके समस्त राज्य आपस में बांट लेंगे। दीपालपुर में मुराद एवं औरंगजेब ने शाही सेना का सामना करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाया और अपने भाइयों की गतिविधियों का समाचार मिलने पर, जब दारा को अपने भाइयों की गतिविधियों का समाचार मिला तो उसने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को तथा कासिम खां को उनके दमन हेतु नियुक्त किया। इस कड़ी में कई युद्ध लड़े गए, जिसमें पहला बहादुरपुर का युद्ध था। शाहजहां की बीमारी का समाचार पाके जब शुजा ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र सम्राट घोषित किया, तब उस पर नियंत्रण लाने के लिए सुलेमान, शिकोह, मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजी गई थी और इस जो युद्ध हुआ बंगाल में, उसमें शुजा की हार हुई।
फिर धर्मात का युद्ध हुआ। औरंगजेब और मुराद की जो संयुक्त सेना थी उसमें और शाही सेना के बीच में कासिम खां और जसवंत सिंह शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे। राजपूतों ने डटकर मुकाबला किया किंतु उनकी हार हुई, शाही सेना तितर बितर हो गई और इस तरीके से हम देखते हैं कि औरंगजेब की विजय हुई। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ। जसवंत सिंह की सेना की पराजय की खबर सुनकर दारा निराश हुआ और वो अपने पिता की आज्ञा लेकर सेना सहित आगे बढ़ा। आगरा से 8 मील की दूरी में सामूगढ़ के स्थान पर 8 जून 1658 को दारा ने औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेनाओं का मुकाबला किया, लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पाया। वे पराजित हुआ और वो अपने परिवार को लेकर दिल्ली से लाहौर की ओर भाग गया। अब औरंगजेब ने आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मुराद को साथ लेकर वो आगरा के दुर्ग को उसने घेरा और अपने पिता को उसने नजरबंद कर लिया। आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब के हाथ में वास्तविक शक्तियां आ गई थी और राज्याभिषेक करने से पूर्व उसने क्या किया, चालाकी से अपने प्रतिद्वंदी सब पर विजय प्राप्त कर ही चुका था। अब उसने मुराद के साथ राज्य को बांटना नहीं चाहा और इसलिए उसने मुराद को कैद कर लिया। 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन उसका विधिवत राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ और राजा बनने के बाद उसने 1661 में मुराद की हत्या करवा दी। फिर उसका शुजा के साथ खुजवा का युद्ध हुआ। शुजा बहादुरपुर में जो युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल की ओर भाग गया था। शुजा विशाल सेना लेके आगे बढ़ा और आगरा के ऊपर वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। उसने खजुआ में सैनिक शिविर लगाया। जब औरंगजेब को शुजा की गतिविधियों की जानकारी मिली तो वो लौटा और 5 जनवरी को उसने शुजा के साथ युद्ध किया और उसको पराजित कर दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुजा पराजित होकर पुनः बंगाल की ओर भाग गया और अरकान के जंगलों में भटकते हुए उसकी मृत्यु हो गई। देवराई का युद्ध एक अन्य युद्ध था जो उत्तराधिकार संघर्ष के लिए लड़ा गया था। दारा ने आगरा से दिल्ली जाने के बाद औरंगजेब की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर वो लाहौर चला गया। औरंगजेब ने उसका पीछा जारी रखा और वहां से वो लाहौर से सिंध गुजरात होता हुआ अजमेर पहुंचा। उसकी स्थिति हुमायूं जैसी हो गई। राजा जसवंत सिंह से उसने सहायता मांगी किंतु जसवंत सिंह ने उसको धोखा दिया, इसलिए फिर उसे बाध्य होकर अकेले ही औरंगजेब से युद्ध लड़ना पड़ा, जिस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और 30 अगस्त 1659 को दारा का भी वध करवा दिया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि औरंगजेब ने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दिया। और फिर उसने संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली, में शासक बन गया। 1658 में शाहजहां को आगरे के किले में नजरबंद किया गया था। वो 8 वर्षों तक उस किले में बंदी के रूप में रहा और उस समय उसका एकमात्र सहारा उसकी पुत्री जहांआरा थी, जिसने मृत्यु होने तक उसकी सेवा करी। 22 जनवरी 1667 को मुमताज महल को याद करते हुए और ताजमहल को निहारते हुए शाहजहां की मृत्यु हो गई। ताजमहल में अपनी प्रिय पत्नी के कब्र के निकट ही शाहजहां की भी को भी दफनाया गया
और शाहजहां के व्यक्तित्व की हम बात करें तो एक तरफ तो वो उदार और प्रगतिशील था, किंतु अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से वो हम देखते हैं कि संज्ञा शून्य हो गया और अपने पुत्रों को कंट्रोल नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप उसे अपने जीवित रहते हुए ही 8 वर्ष तक नजरबंद होना